गरीब बहू को मिला रसोई से दूर रखने वाला ससुराल। क्योंकि शीला गरीब थी इसलिए उसके ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते थे, पर अमित शीला से काफी प्यार करता था, इसलिए वो सबके खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेता है। पर ससुराल में शीला को कोई इज्जत नहीं मिलती। माँ जी इसके कपड़े तो देखिए, एक पल को इसे देखकर मैं धोखा ही खा गई। मेरी गरीब देवरानी की पहली रसोई करने हमारे घर की नौकरानी कैसे आ गई। दीदी, मैं भले ही गरीब घर से हूँ, आप जितने महंगे कपड़े नहीं पहनती, पर मेरे कपड़े उतने भी गंदे नहीं। तेरे कपड़े से अच्छे हमारे घर के पोछे हैं, समझी। वो तो अमित की वजह से हम तुझे झेल रहे हैं, वरना कूड़े की तरह मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल देती। रसोई में आकर तीनों सास बहू बिना किसी बात पर शीला के कपड़ों का मजाक बनाकर चली जाती हैं। कुछ देर में शीला की पहली रसोई होती है। आशा, चाहे तुम जो भी बोलो, हमारे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाने को मिला है। पापा, आप इस खाने को अच्छा कैसे बोल सकते हैं? कितना तेल नमक मसाला भरा पड़ा है इसमें, मैं दूसरा निवाला भी नहीं ले सकती। सही बोला तूने, मुझसे भी ये खाया नहीं जाएगा। सभी लोग बिना खाए खाने पर से उठ जाते हैं। ये देख शीला की आंखें भर आती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम सूरज बाहर से खाना ऑर्डर करता है, जिसमें वो पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राई, टैको, गार्लिक ब्रेड जैसी चीज मंगवाता है। शीला, देख क्या रही हो? प्लेट लेकर आओ और सबको खाना दो, तुम्हें भी आज यही खाना है। अरे बेटा, देखने दे इस गरीब को, इसने ऐसा खाना आज तक देखा भी नहीं होगा। तो क्या हुआ माँ, अगर उसने कभी ऐसा खाना नहीं खाया तो? जब आशा अपनी दोनों बहू के साथ शीला की गरीबी का मजाक बना रही होती है तो अमित अपनी बीवी का साथ देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और विनोद के कहने पर न चाहते हुए भी आशा शीला को अपने साथ मॉल लेकर जाती है, जहां पूरा परिवार अपनी पसंद के कपड़े, जूते, चप्पल, यहाँ तक कि मॉल से ही सब्जियां और फल लेने लगते हैं, जिस पर शीला सबसे बोलती है। अमित जी, मॉल में सब कुछ बहुत महंगा है और मुझे यहाँ के ना कपड़े पसंद आ रहे हैं, ना ही जूते चप्पल, और इतनी महंगी सब्जी मॉल से क्यों लेनी, जब यही सब्जी और इससे भी ज्यादा ताजा हमें बाहर मार्केट में मिल रही है। शीला, तुम गरीब घर से हो, हम नहीं। अगर हमारे साथ हमारे घर में रहना है तो हमारे तौर तरीके भी सीखने होंगे। बहू, हम अमीर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे को फिजूल उड़ाएं। अगर बहू ने कुछ कहा है तो सोच समझ कर कहा होगा। विनोद की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और घर की सब्जी और कुछ जिम्मेदारी शीला को दे दी जाती है। शीला अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छे से निभाती है और वो पैसे भी बचाती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और शीला खुद आकर अपनी सास को 1 महीने का हिसाब देती है। माँ जी, पापा जी ने मुझे सब्जी के लिए 5,000 रुपए, घर के राशन के लिए 10,000 रुपए और जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए 5,000 दिए थे। टोटल 20,000 रुपए थे मेरे पास, जिनमें से मैंने 5,000 बचाए हैं। क्या तुमने 15,000 में 1 महीना घर चला लिया? ये तो सच में बहुत तेज है, वरना मेरी वो दोनों बहू तो 20,000 रुपए देने के बाद भी ऊपर से 10,000 मांगती है। शीला की समझदारी देख आशा काफी खुश होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन खाना बनाते हुए शीला का हाथ जल जाता है। ये देख विनोद सभी घर वाले और नौकरों पर चिल्लाने लगता है। अच्छा, ये सब क्या है? जब तुमने अपनी दोनों बहू को घर में आराम करने के लिए दे रखा है तो मेरी छोटी बहू क्यों हर वक्त रसोई की काम करती है? मैंने घर में नौकर क्यों रखे हैं? अब से मेरी बहू कोई काम नहीं करेगी, और बहू तुम रसोई में कदम भी नहीं रखोगी। तुम मेरी बेटी जैसी हो, समझी? विनोद की ऐसी बातें सुनकर शीला की आंखें भर आती हैं और उसे अपने मायके के दिन याद आते हैं, जहां वो पूरे दिन काम करती थी और थोड़ी सी भी चोट लगती थी तो उसकी माँ उसका ख्याल रखती थी। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन अमित, जब से शादी करके मैं यहाँ आई हूँ, एक बार भी माँ से मिलने नहीं गई। माँ की बहुत याद आ रही है। शीला, आज तो मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कल पक्का तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। भाभी, ये देखो, मैं आपके लिए नूडल्स बनवा कर लाई हूँ। भैया बता रहे थे आपको नूडल्स बहुत पसंद है। वैसे भी अब तो आपका रसोई में जाना पापा ने बंद कर दिया है, तो आपको जो भी खाना हो आप मुझे बता देना, मैं बनवा दूंगी। इतना बोल काजल और शीला एक साथ बैठकर नूडल्स खाने लगते हैं। अगले दिन जब शीला अपने मायके जाने के लिए अपनी सास के कमरे में आशीर्वाद लेने जाती है तो वो देखती है कि उसके ससुर आशा को ठंडी पट्टी कर रहे हैं। पापा जी, माँ जी की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप भी थक गए होंगे। मैं मायके फिर कभी चली जाऊंगी, अभी माँ जी को मेरी जरूरत है। ठीक है बहू, तुम अपनी सास के पास बैठो, मैं तुम्हारी जेठानी से बोलता हूँ, वो तुम्हारी सास के लिए खिचड़ी बना दे। विनोद अपनी दोनों बहू के पास जाता है। जैसे आरती और पूजा को पता चलता है कि आशा बीमार है तो वो दोनों बहाने बनाने लगती हैं। पापा जी, हमें तो बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, हम तो रसोई में माँ जी के लिए खिचड़ी नहीं बना पाएंगे, आप शीला से ही कह दो। नहीं, उसका हाथ जला हुआ है,
मैं अपनी लाडली बहू को रसोई में नहीं जाने दूंगा। देखा आरती, उस गरीब को कितनी इज्जत मिल रही है और हमें रसोई में धकेला जा रहा है। अब जब तक बुढ़िया बीमार रहेगी हम दोनों बाहर घूम कर आते हैं। पूजा और आरती एक बार भी आशा को देखने नहीं जाती और घूमने के लिए चली जाती हैं। और जब तक आशा ठीक नहीं हो जाती शीला अपनी सास के पास बैठी रहती है। ये देख आशा का दिल पिघल जाता है और वो शीला से कहती है, बहू, मैंने तुझे कभी इज्जत नहीं दी, फिर भी तू मेरा कितना ख्याल रख रही है। तुझे रसोई में मिक्सी ओवन जैसी चीज चलानी भी नहीं आती थी, फिर भी मैं तुझसे काम करवाती थी और देख आज तू मेरी कितनी सेवा कर रही है। तेरे ससुर जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया, अब से तू रसोई में नहीं जाएगी। बीतते समय के साथ आशा का दिल भी पिघल जाता है और वो भी शीला को प्यार करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात शीला के पैरों में काफी दर्द हो रहा होता है। क्या हुआ, तुम अपने पैर खुद क्यों दबा रही हो? अगर पैरों में दर्द है तो लाओ मैं दबा देता हूँ। इतना बोलकर अमित शीला के पैर दबाने लगता है। शीला जल्दी से अपने पैर हटा लेती है और अपने पति से कहती है, मुझ गरीब को इतनी भी इज्जत मत दीजिए आप। मेरे पैर दबाएंगे तो मुझे नरक नसीब होगा। अरे कोई बात नहीं, मैं भी तो तुमसे पैर दबवा लूंगा, फिर हम दोनों नरक में साथ रहेंगे। जिस गरीब शीला को घर में कोई पसंद नहीं करता था, अब सभी उस पर प्यार लुटा रहे होते हैं और उसे इज्जत दे रहे होते हैं। ये देख उसकी दोनों जेठानी उससे जलने लगती हैं और एक दिन जब घर में कोई नहीं होता तो वो दोनों बीमार होने का नाटक करती हैं। शीला, हमें चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम रसोई में जाकर हमारे लिए जूस बना दोगी? पर दीदी मुझे तो मिक्सी चलानी ही नहीं आती और माँ जी ने भी रसोई में जाने से मना किया है। हाँ, तुम क्यों रसोई में जाकर काम करोगी? तुम तो सबकी लाडली जो हो, इस हालत में भी हमें अपने लिए खुद ही जूस बनाना होगा। नहीं दीदी, ऐसा मत बोलो, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर शीला जैसे ही रसोई में जाती है वहां उसका जेठ सूरज आ जाता है और अपनी बीवी को हंसता देख उन दोनों पर नाराज होता है और शीला का हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर लाता है। अरे घर में नौकर होने के बाद भी तुमने जानबूझकर शीला को रसोई में भेजा, जबकि तुम दोनों बहुत अच्छे से जानती हो उसे मिक्सी चलानी नहीं आती। तुमने ऐसा जानबूझकर किया ना ताकि उसे चोट लग जाए। जब सूरज अपनी बीवियों को डांट रहा होता है तो वहां पूरा परिवार आ जाता है और इस तरह पूजा और आरती का सच सभी घर वालों के सामने आ जाता है। बहू, पहले मैं भी अपनी गरीब बहू को पसंद नहीं करती थी, पर एक बार अपनी आंखों से अमीरी का पर्दा हटाकर देखो, हम सबसे काफी ज्यादा अमीर है शीला बहू। और आज जो तुमने हरकत की है ना, छी। सही कहा आशा तुमने। मेरी बेटी को चोट पहुंचाने वालों की सजा ये है कि अब घर में एक भी नौकर नहीं रहेगा और रसोई से लेकर घर की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों उठाओगी और शीला बहू रसोई से दूर रहेगी। पापा, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। उस दिन विनोद रसोई से लेकर पूरे घर की जिम्मेदारी आरती और पूजा के कंधों पर डाल देता है। अब दोनों बहू सुबह 5 बजे उठकर रसोई में जल्दी जल्दी खाना बनाती हैं, जिससे कभी उनका चाकू से हाथ कटता तो कभी खाना बनाते हुए हाथ जल जाता। ऐसी हालत में भी वो लोग घर के सारे काम करते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। दीदी, हम तो सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज चलानी जानते हैं, फिर भी देखो ना कितनी परेशानी हो रही है। एक हमारी देवरानी जो कि गांव से आई थी, वो कुछ नहीं जानती थी, फिर भी उसने कितने अच्छे से घर चलाया था। अब तो शीला ही हमें इस घर में दोबारा इज्जत दिला सकती है। हमें चलकर सबके सामने उससे माफी मांगनी चाहिए। पूजा और आरती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूरे घर वालों के सामने शीला से माफी मांगती है, जिसके बाद उनको भी शीला की तरह घर में इज्जत मिलती है। दर्जी से भरा गांव। माँ जी, आपका ठीक है, घर के कामों से जल्दी से निपट कर सिलाई मशीन पर बैठ गई। अब आपका सूट तो आराम से कल के लिए तैयार हो जाएगा। मैं भी जल्दी से काम निपटा लूं तो फिर मैं भी मशीन पर बैठूंगी और अपना सूट सिलूंगी। मैं आ गया माँ। मैं कपड़े बदल कर अपना कोट सिलने बैठ रहा हूँ। अरे बेटा, स्कूल से आते ही सिलाई मशीन, थोड़ा सा दम तो ले ले, बाद में सिलाई कर लेना। नहीं माँ, मेरे सारे दोस्त यही बातें करते हुए आए कि घर जाते ही वो सिलाई करेंगे। मैं भी सिलूंगा, आखिर कल को मुझे अपना कोट पैंट भी तो पहनना है। सोनाली के बेटे ने स्कूल से आकर दम भी नहीं लिया जो वो सिलाई करने को बैठ गया। कुछ देर के बाद सोनाली भी काम निपटाकर अपनी सिलाई मशीन पर बैठी और एक वक्त तो ऐसा आया जब सारे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी सड़कें सूनी पड़ी हुई थीं और ऐसे में बस हर घर से मशीन ही चलने की आवाज आ रही थी। माँ जी, लगता है फिर से गांव में सभी एक सिरे से बस सिलाई कर रहे हैं। बेटा, जरा देखना तो सही, मेरे कुर्ते पर यह धागा सही लग जाएगा क्या? हाँ बाबा, एकदम एग्जैक्ट मैच है। सभी लोग ऐसे ही घरों में सिलाई कर रहे थे। बच्चों से लेकर बूढ़े जवान सभी सिलाई में ही बिजी थे। सभी ने लगभग शाम तक ऐसे ही मशीन चलाई और आज तो काफी काम घट गया। अब एक काम करता हूँ, जाकर खेत देख आता हूँ।
बाकी की सिलाई रात में करूंगा। शाम होते ही फिर से सभी अपने बाकी के कामों में लग गए। आदमी खेत पर चले गए, बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे और औरतें घर के काम देखने लगी। ये कहानी है दर्जियों के गांव की, जहां के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को सिलाई करने का बेहद ही शौक था। हर कोई बस वक्त मिलते ही खाली ना बैठकर सिलाई करता था और गाँव में रोजाना एक घड़ी तो ऐसी भी आती थी जिसमें बस सभी की सिलाई मशीनों की ही आवाज आती है। आज भी सभी ने खूब सिलाई की। ऐसे ही अगले दिन, माँ जल्दी से चलो, अभी तो सवेर ही है, आज तो बाजार लगने का दिन है, हम जल्दी से कपड़ा खरीद कर लाएंगे। हाँ हाँ आ रही हूँ, मैं इस वक्त कहीं से भी सवेर नहीं है। तुझे नहीं पता, गांव की औरतें इस दिन का महीने भर इंतजार करती हैं। यहीं से तो सभी महीने भर को सिलने का कपड़ा खरीदती हैं। जल्दी चल, नहीं तो पाँव रखने की भी जगह ना मिलेगी। गांव से सभी लोग जल्दी जल्दी बाजार को जा रहे थे। गांव में हर महीने की आखिर में एक छोटा सा कपड़े का बाजार लगता था, जिससे ही सभी गांव के लोग कपड़ा खरीद पाते थे। दर्जी गांव बेहद ही पिछड़ा हुआ गांव था। वहां किसी भी चीज की सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से एक महीने में लगने वाले बाजार का लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। और जब भी वो बाजार लगता था तब सभी उसके अंदर टूट कर पड़ते थे। आज भी सारा गांव खाली होकर बाजार में ही आया हुआ था। इतनी जल्दी जल्दी घर से निकल कर आए हुए हैं बहू, लेकिन फिर भी देख कितनी भीड़ हो गई है। अरे भाई, उस काले थान में से 2 मीटर कपड़ा दे दे। बहन क्यों मेरे ऊपर लटक रही हो? भैया, इस काले कपड़े के फूलों में मिलाकर इसकी सलवार भी दे देना। हे भगवान! सभी ऐसे ही परेशान थे। कुछ आगे से कैसे कैसे कपड़े खरीद रहे थे तो कुछ पीछे से धक्का मुक्की करते। ऐसे ही हर महीने के आखिर को होता था। किसी को अपनी पसंद का कपड़ा मिल जाता तो कोई बस वो ले जाता था जो उसे मिल जाए। इन कुछ दुकानदारों को खूब पता चल गया है कि हमारे गांव में कपड़ा नहीं मिलता, यहाँ आकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं ये लोग। ये कॉटन का कपड़ा भी मुझे 300 रुपए मीटर मिला, लेकिन अच्छा लग रहा था तो बस मुझसे छोड़ा नहीं गया। मुझे तो पीछे से जो मिल गया बस मैं तो वही ले आई। भीड़ को चीर कर आगे जाना बड़ा मुश्किल है, बस मुझे तो जो हत्थे चढ़ा मैं ले आई। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कल मुखिया जी के घर होने वाली दावत के लिए तुमने कपड़े बना लिए? हाँ, बस मेरी ड्रेस बनने ही वाली है। देखना, मेरी ड्रेस सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। मेरी भी ड्रेस कुछ कम नहीं लगेगी। सभी मुखिया के घर होने वाले फंक्शन के लिए एक्साइटेड थे। बच्चे से लेकर बूढ़े, जवान, आदमी, औरतें, सभी के सभी ने घरों में अपने लिए कपड़े बना लिए थे और सभी कंपटीशन में थे कि वही सबसे अच्छा कपड़ा पहने। देखते ही देखते आज का दिन भी खत्म हुआ और वो दिन भी आ गया जिसका हर गांव वाले को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। आज मुखिया के घर दावत थी, जहां जाने को सभी ने अपने अपने घरों में कपड़े सिले थे। माँ जी, जरा देख कर तो बताओ कि मेरी अनारकली ड्रेस कैसी लग रही है। बहुत सुंदर, जरा ब्लाउज तो देख। मैंने सेम टू सेम वैसा ब्लाउज बनाया जैसा मेरी जवानी में चलता था। बहू, वैसे आज की पार्टी में तो बस हम दोनों ही दिखाई देने चाहिए, कोई और हमारे आगे ना दिखे। जमुना की ही तरह हर औरत और हर कोई बस यही सोच रहा था कि आज बस वही चमके, क्योंकि ये एक दर्जियों का गांव था। इसमें हर कोई अपने कपड़े खुद सिलता और खुद ही डिजाइन करता था। कुछ ही देर में पूरी गांव की भीड़ मुखिया के घर को पहुंच गई, जहां पार्टी शुरू हुई। अच्छा, तो तुमने इस फंक्शन के लिए अनारकली बनाई है? अच्छी है लेकिन पुरानी है। मैंने तो लेटेस्ट ट्रेंड फर्शी सलवार का सूट बनाया है, दिख ही रहा है। अरे देखो, रेशा क्या पहन कर आई है, राजस्थानी लहंगा। सभी ऐसे ही एक दूसरे के फैशन को देख रहे थे। बच्चे भी आपस में ही ऐसे ही मग्न थे। देखो, मैंने तो अपने लिए परी वाली ड्रेस सिली है। तुम ही बनो परी, मैंने तो मॉडल वाली ड्रेस बनाई है। सभी ऐसे ही पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। सभी ने ऐसे ही पार्टी को एंजॉय किया। एक तरफ जहां सभी पार्टी में थे, वहीं उन्हें ये खबर भी नहीं थी कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा था। अरे इन लोगों को क्या लगता है कि सिलाई मशीन चला चला कर ये लोग अपने गांव का विकास कर लेंगे? मैं इन दर्जी गांव वालों की सभी मशीन उठवा दूंगा। अरे सुनो, सभी के घरों से मशीन ले आओ। इस गांव में कोई सिलाई मशीन नहीं रहनी चाहिए। मुकेश पास के ही गांव का एक जलने वाला आदमी था। मुकेश के एक ऑर्डर पर उसके आदमियों ने कमजोर घरों के दरवाजे तोड़कर उनमें से सिलाई मशीनें उठाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब सभी पार्टी से घर को लौटे तो घर से अपनी सिलाई मशीनों को गायब देखकर सभी के घरों में कोहराम मच गया। ये भगवान, मेरी सिलाई मशीन कौन चुरा ले गया? किस सत्यानाशी ने चुराई मेरी मशीन? माँ जी, मेरी भी सिलाई मशीन नहीं है अंदर तो। सभी ऐसे ही बहुत ज्यादा घबरा गए, जिसके बाद सभी लोग इकट्ठा होकर मुखिया के घर को पहुंचे और अपने घर में घटी हुई घटनाओं के बारे में बताया। हो ना हो, ये यकीनन बराबर वाले गांव के लोगों का ही काम है, लेकिन पता कैसे चले? उन्होंने जानबूझकर उस जगह से चोरी की जहां गरीब घर थे और कोई सीसीटीवी भी नहीं था।
हम पुलिस को भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि पुलिस भी कंप्लेन लिखने के लिए पैसे मांगती है। क्या करें? मुखिया जी, हमारी सिलाई मशीनें बस मशीनें नहीं थी, हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। उसी की वजह से हमारा गांव दर्जी गांव कहलाया गया है। अब हम किस पर अपने कपड़ों को सिलेंगे? मुझे भी कपड़े सिलने थे, अब मैं क्या करूँगा? मैं समझता हूँ कि हमारे दर्जी गांव में सिलाई मशीनें बहुत अहम है। बाजू वाले गांव वालों ने यह सब डर की वजह से किया होगा कि कहीं हम अपनी इसी कला से विकसित न हो जाएं। लेकिन अब अगर बात छिड़ी है तो चलो इसे आगे भी बढ़ा देते हैं। मेरे घर में पूरी 20 मशीनें हैं और सारी की सारी सही सलामत हैं। जितने भी गांव के उम्दा टेलर हैं, मैं इन मशीनों को उनमें बांट दूंगा। तुम लोग उस पर कपड़े सिलना, जिसको हम जगह जगह अपने दर्जी गांव के नाम से बेचेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे गांव वाले इतना तो हुनर रखते हैं कि अच्छे और डिजाइनर कपड़े वो सिल लें। अनिल की बात को सुनकर सभी गांव वाले शांत हुए। अनिल ने जो बोला वही किया। उसने अपने कारखाने में गांव वालों को लगा लिया, जिसमें अच्छे टेलरों में बूढ़ी औरतें, जवान औरतें, बच्चे, बूढ़े आदमी और जवान आदमी सभी शामिल थे। उन सभी ने मिलकर कपड़े बनाए, जिनको बेचने को भी वो लोग ही निकले और शहर में दर्जी गांव के कपड़े बहुत ही धड़ल्ले से बिके। देखते ही देखते ऐसे ही वक्त गुजरा और अब दर्जी गांव को सभी लोग शहर में जानने लगे थे। ऐसे ही आज भी वो कपड़े ही बेच रहे थे कि उनके पास एक बड़ा डीलर आया। तुम सभी दर्जी गांव से है ना? मैंने तुम्हारी क्रिएटिविटी और डिजाइन्स देखे हैं कि जो यकीनन काबिले तारीफ है। तुम सभी बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। देखिए, मैं एक डिजाइनर हूं जो मॉडल्स को कपड़े पहनाता हूं। अगर तुम लोग मुझसे जुड़ जाओ तो तुम अपनी कला को और फैला पाओगे। रमेश की बात को सभी ने खुशी से मान लिया। बस फिर क्या था, आज का दिन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। रमेश से डील मिलने के बाद लगभग सभी गांव वाले डिजाइनर की ही तरह काम करने लगे। अब सभी ने दोबारा सिलाई मशीनें ले ली थी, जिसकी वजह से दर्जी गांव में भी तरक्की हुई। गांव मशहूर होने से अब वहां काफी कपड़े बेचने वाले व्यापारी भी आने लगे थे और दर्जी गांव आज अपनी कला से दर्जी गांव के नाम से फेमस था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।